नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग हिंदी साहित्य री एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और तमाम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी जो हमारे पास समय है उसमें हम केवल रिवीजन कर सकते हैं और चीज़ों को बार बार रिवाइज कर करके हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए, आज की जो सीरीज़ है, किसी विद्यार्थी ने मुझसे कहा पर्सनली कि सर निबंध के ऊपर लेके आइए। तो देखिए, मैं निबंध विधा के ऊपर लेके आया हूँ और निबंध में उन तमाम चीज़ों को, मतलब निबंध में हर वे चीज़ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, हम आज निबंध को पढ़ेंगे। अगर आपने इस निबंध सीरीज़ को देख लिया, एक दो बार रिवाइज कर लिया, तो आपके 3 या 4 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो देखिए, आज हम निबंध को देखेंगे और निबंध के तमाम महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखेंगे। तो चलिए, बिना देर किए हम शुरू करते हैं और चीज़ों को देखना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है वो क्या है, निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित हास्य व्यंग निबंध कौन कौन से हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारतेंदु के द्वारा रचित कौन कौन से निबंध है। तो देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है। पहला, कंकड़ स्तोत्र या अंग्रेज स्तोत्र, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, नाटक या मणिकर्णिका। तो देखिए, इसमें से पूछा गया है कि हास्य व्यंग कौन कौन से हैं, तो आपको शायद ही पता होगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं, हास्य व्यंग कौन कौन से हैं। वैसे देखिए, ऑप्शन दिया गया है ABC है या ABD है या ACE है या BCE है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह ए ऑप्शन होगा, ABC। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा हास्य व्यंग संबंधित निबंध है ABC। तो देखिए, ABC निबंध कौन कौन से हैं इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, भारतेंदु के बारे में पहले जानते हैं। भारतेंदु का जो जन्म है 1850 में हुआ था और इन्होंने कवि वचन सुधा नामक एक पत्रिका में प्रारंभ किया था संपादन का काम 1868 में। 18 वर्ष की उम्र में ही महज ये मतलब कि संपादक के रूप में कार्य करने लग गए थे। इनका जो जन्म स्थान है काशी है। पूछा जाता है कई बार कि मतलब कि जो रचनाकार है इनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, तो काशी में इनका जन्म हुआ। मृत्यु जो है 1885 ईस्वी में इनकी हो गई। 35 वर्ष की अल्प आयु में ही जो है भारतेंदु की मृत्यु हो गई। देखिए, इनके जो गुरु थे सितारे हिंद, आप लोगों ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा। तो वे जो थे इनके गुरु थे। ये जो इनका जो उपनाम था, रसा उपनाम से ये लेखनी किया करते थे। और इनकी जो उपाधि थी ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हम कहते हैं, भारतेंदु जो है इनको उपाधि दी गई थी लेखक संघ के द्वारा। तो ये सारी इनकी उपलब्धियां हैं जो कि हमें जाननी चाहिए, क्योंकि प्रश्न जो हैं इनसे बनते ही बनते हैं। और देखिए क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के हास्य व्यंग संबंधी निबंध देखिए कौन कौन से है। कंकड़ स्तोत्र है, अंग्रेज स्तोत्र है और स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। तो ये ABC जो ऑप्शन था इसका, यही इसका सही उत्तर था। और ये तीनों के तीनों जो हैं ये भारतेंदु के हास्य व्यंग निबंध हमें देखने को मिलते हैं। और देखिए क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अगर हम अन्य निबंधों को देखें और भी जो निबंध उन्होंने लिखे हैं, तो देखिए कश्मीर कुसुम, उदय पुरोदय, और देखिए कालचक्र है, बादशाह दर्पण है, लेवी प्राण लेवी, और देखिए तदीय सर्वस्व, जातीय संगीत, नाटकों का इतिहास, वैद्यनाथ की यात्रा, जाति विवेचनी सभा, और देखिए क्या है पांचवें पैगंबर, वैष्णवता और भारतवर्ष, मणिकर्णिका, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, संगीत सार, नाटक, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो ये सारे भारतेंदु हरिश्चंद्र के अति महत्वपूर्ण निबंध हैं। मैं कहूँगा इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड की गई है। इसको आप पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, क्योंकि अगर जब आपका एक क्लास से ही काम हो सकता है, एक यूनिट का, तो आपको और ज़्यादा क्लासेस देखने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए इन सारे निबंधों को आप कोशिश कीजिए कि याद कर लीजिए। और देखिए क्या है,
हरिश्चंद्र चंद्रिका में भारतेंदु के प्रमुख निबंध प्रकाशित हुए हैं। देखिए, जैसे कि डॉक्टर केशरी नारायण शुक्ल ने उनके निबंधों को संग्रहित करके भारतेंदु के निबंध शीर्षक से प्रकाशित किया है। तो डॉक्टर केशरी नारायण शुक्ल ने उनके निबंध संग्रहों को भारतेंदु निबंध शीर्षक के नाम से संग्रहित करके प्रकाशित भी किया है। और देखिए क्या है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध की पंक्तियों के सही अनुक्रम पर विचार कीजिए। तो आपने पढ़ा होगा संस्कृति और सौंदर्य निबंध किसका निबंध है, ये आपको पता भी होगा। तो देखिए क्या है, अशोक के फूल केवल एक कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल लिखा गया है। और देखिए क्या है, अज्ञेय जहाँ संस्कृति की केवल संग्रहकर्ता की हिमायत करते हैं, वहाँ द्विवेदी जी त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते। द्विवेदी जी की सौंदर्य दृष्टि मूलक मानव केंद्रीय है। तो देखिए, आपको बताना है कि जो इसका सीक्वेंस है वे क्या सही है। तो देखिए, इसका ऑप्शन दिया गया ABCD या ABDC या BADC या BDCA। तो आपको बताना है कि इसका जो सही मतलब ऑप्शन है वह कौन सा है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, इसका जो सही उत्तर है ABCD, मतलब शुरू से लास्ट तक जो इसका है सही उत्तर है। मतलब जैसे जो सीक्वेंस में लगा हुआ है यही इसका सही उत्तर है ना। अशोक के फूल केवल एक कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल लिखा गया है। अज्ञेय जहाँ संस्कृति की केवल संग्रहकता की हिमायत करते हैं, वहाँ द्विवेदी जी त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते। वहीं देखिए डी जो ऑप्शन है, द्विवेदी जी की सौंदर्य दृष्टि मूलक मानव केंद्रीय है। तो ये जो है इसका सही सीक्वेंस है। और देखिए क्या है, देखिए संस्कृति और सौंदर्य निबंध जो है इसके जो लेखक हैं वह हैं नामवर सिंह। नामवर सिंह जो कि बहुत ही ज़्यादा विख्यात एक तरह से हिंदी साहित्य में पुरुष मान सकते हैं हम इनको, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। और इनका जो जन्म है ना, देखिए नामवर सिंह का जो मतलब इन्होंने अशोक के फूल जो संस्कृति और सौंदर्य निबंध जो है 1982 ईस्वी में लिखा, ठीक है, प्रकाशित हुआ है इनका। मुख्य बात अगर हम इनकी कहें तो यह निबंध दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी संग्रह में संकलित है। 1982 में दूसरी परंपरा की खोज संग्रह में संकलित है यह निबंध। इसमें कुल 8 निबंधों का संकलन किया गया है। और देखिए क्या है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध, लेखक नामवर सिंह, प्रकाशन वर्ष 1982 ईस्वी। ये हमने ऊपर देख लिया है, तो वही चीज़ें जो है रिपीट हो गई है, तो इसको हम छोड़ देंगे। देखिए क्या है, नामवर सिंह का जो जन्म है 1926 में हुआ, 2019 में इनका देहांत हुआ, ठीक है। और देखिए क्या है, बकलम खुद 1951 ईस्वी की रचना है। वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी की रचना है। तो देखिए नामवर सिंह की ये 2 रचनाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनका जो समय है ये भी महत्वपूर्ण है। बकलम खुद 1951 ईस्वी का है, वाद विवाद और संवाद 1989 ईस्वी का है। दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में संकलित निबंध कौन कौन से हैं, तो दूसरी परंपरा की खोज है ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत, और क्या है, अस्वीकार का साहस, प्रेम पुमर्थो महान, और देखिए क्या है, भारतीय साहित्य की प्राण धारा और लोक धर्म, संस्कृति और सौंदर्य, त्वखलुकृति, और देखिए क्या है, व्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके बारे में लिखा गया है। व्योमकेश दरवेश जो रचना जो है ना हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर ही लिखी गई है। व्योमकेश दरवेश जो रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन को ही आधार बना करके लिखी गई है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। और ये जो इसका संकलन है
दूसरी परंपरा की खोज में इसका संकलन है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में संकलित निबंध कौन कौन से हैं। तो दूसरी परंपरा की खोज खुद ही है, ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत अस्वीकार का साहस, प्रेम पुमर्थो महान, भारतीय साहित्य की प्राण धारा और लोकधर्म, संस्कृति और सौंदर्य, त्वखलु कृति, व्योम के शास्त्री और फजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और देखिए क्या है, नामवर सिंह ने इस पुस्तक का समर्पण हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम राशि और सम्मान धर्मा कड़वक आधुनिक कबीर नागार्जुन को सस्तर पार करने पर किया है। तो ठीक है, और देखिए क्या है, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान आलोचना के लिए 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो नामवर सिंह को 1971 में कविता के नए प्रतिमान आलोचना के लिए इनको 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। और देखिए क्या है, विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंधों को प्रकाशन वर्ष के पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए क्या है, मैंने सील पहुंचाई, हल्दी धूप, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, भ्रमरानंद के पत्र। तो हमें बताना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सही ऑप्शन क्या होगा, ABCD या BACD या CABD या BCAD। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा विद्यानिवास मिश्र का जो जन्म है 1905 में हुआ, 2005 ईस्वी में इनका निबंध जो है प्रकाशित हुआ है। ठीक है, 2005 में इनका मतलब मृत्यु हुई, 1905 में जन्म हुआ और 2005 में इनकी मृत्यु हुई। हल्दी धूप 1955 ईस्वी की रचना है, मैंने सील पहुंचाई 1966 ईस्वी की रचना है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 ईस्वी की रचना है और ये सांस्कृतिक रचना है। भ्रमरानंद के पत्र 1981 ईस्वी की रचना है। तो ये जो है इनका सीक्वेंस हो जाएगा क्योंकि ये जो है समय के अनुसार लगे हुए हैं। और देखिए क्या है, विद्यानिवास मिश्र भ्रमानंद के उपनाम से श्री नारायण चतुर्वेदी को पत्र लिखते थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि विद्यानिवास मिश्र जो है भ्रमानंद के उपनाम से किसको पत्र लिखा करते थे, तो श्री नारायण चतुर्वेदी को पत्र लिखा करते थे। और क्या है, विद्यानिवास मिश्र का प्रथम निबंध संग्रह चितवन की छाह, हमें पता होनी चाहिए कि जो चितवन की छाह जो है विद्यानिवास मिश्र का प्रथम निबंध संग्रह है। और देखिए चितवन की छाह 1953 ईस्वी की रचना है, कदम की फूली डाल 1956 ईस्वी की रचना है, तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी की रचना है, आंगन का पक्षी और बंजारा मन 1963 ईस्वी की रचना है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972 ईस्वी की रचना है, परंपरा कोई बंधन नहीं 1976 ईस्वी की रचना है, कटीले तारों के आर पार 1976 ईस्वी की रचना है, कौन तू फुलवा बिनन हारी 1980 ईस्वी की रचना है, गांधी का करुण रज 2002 ईस्वी की रचना है, थोड़ी सी जगह दे 2004 ईस्वी की रचना है, कितने मोर्चे 2007 ईस्वी की रचना है, साहित्य के सरोकार 2007 ईस्वी की रचना है। तो देखिए ये सारी की सारी जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और इनसे जो है प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो इस बार एग्ज़ाम होने वाला है इसमें जो प्रश्न हैं थोड़े से हटके, इस बार पैटर्न भी थोड़ा अलग हो सकता है। एग्ज़ाम तो ऑनलाइन मोड होगा लेकिन जो थोड़ा पैटर्न है उसको ध्यान में रख के अगर आप पढ़ाई करेंगे तो चीज़ें जो हैं आपको आसान लगेगी। और देखिए क्या है, विद्यानिवास मिश्र पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रभाव है, यह प्रमुख ललित निबंधकार हमें देखने को मिलते हैं। ये देखिए, ये भ्रमरानंद उपनाम से विद्यानिवास मिश्र ने सरस्वती के संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियाँ लिखी। इन चिट्ठियों में चीन के आक्रमण और अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व को लेकर चिंता जाहिर की है। विद्यानिवास मिश्र ने भाई नामक संस्मरणात्मक निबंध अज्ञेय की जीवनी पर लिखा है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो भाई नामक संस्मरणात्मक निबंध है वह किसके जीवन के आधार पर लिखा गया है, तो अज्ञेय के जीवन के आधार पर लिखा गया है।
विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वहीं देखिए, नंदुलारे वाजपेयी द्वारा रचित निबंधों को प्रकाशन वर्ष के पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, पहला जो है आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, राष्ट्रीय साहित्य, रस सिद्धांत, आधुनिक साहित्य सर्जन और समीक्षा। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? तो ऑप्शन दिया गया है A B C D E, A B D C E या A C D B E या A D C B E। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा देखिए वह ये होगा। नंदुलारे वाजपेयी के निबंध जो हैं इस प्रकार से हैं। आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी में लिखा गया, नया साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी में, मतलब 5 साल बाद। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय साहित्य उसके फिर 10 साल बाद लिखा गया 1965 ईस्वी में, और रस सिद्धांत 1972 ईस्वी में, मतलब 12 साल बाद लिखा गया। तो ये सारे के सारे जो हैं नंदुलारे वाजपेयी के महत्वपूर्ण निबंध हैं। तो इन निबंधों को आप याद रखिए, क्योंकि प्रश्न जो हैं यहीं से बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978 ईस्वी की इनकी रचना है। नंदुलारे वाजपेयी का जन्म 1906 में हुआ था। 1967 ईस्वी में इनका मतलब देहांत हो गया। क्या है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी में लिखा गया है। राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं 1961 ईस्वी में लिखा गया है, और नई कविता 1976 ईस्वी में लिखा गया है। और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी की रचना है। और देखिए, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं 1961 ईस्वी की रचना है। नई कविता 1976 ईस्वी की रचना है। हिंदी साहित्य का आधुनिक युग 1978 ईस्वी की रचना है। और रीति और शैली 1989 ईस्वी की रचना हमें देखने को मिलती है। और देखिए, नंदुलारे वाजपेयी छायावादोत्तर शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार माने जाते हैं। जो नंदुलारे वाजपेयी थे, छायावाद के बाद के और शुक्ल मतलब रामचंद्र शुक्ल के बाद के बहुत ही ज़्यादा प्रमुख निबंधकार माने जाते हैं। छायावाद के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। द्विवेदी युग के साहित्यकारों तथा नई कविता के दोषों का उद्घाटन इन्होंने किया है, नंदुलारे वाजपेयी ने। तो नंदुलारे वाजपेयी जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो जाते हैं एक तरह से, छायावाद के बाद के और शुक्ल के बाद के। तो इनको हमें जानना चाहिए। और देखिए क्या है, मिलान करने वाला प्रश्न है कि निबंधकार और निबंध संग्रहों का मिलान करना है। तो भारतेंदु का है, मिलान करना है। तो भारतेंदु है और विचार वितर्क दे रखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, साहित्य सर्जना कालचक्र का चक्कर, रामायण का समय ईलाचंद्र जोशी और बालकृष्ण भट्ट। तो देखिए इस तरह से ये दिए हुए हैं, और ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि इसका जो सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं और चीज़ों को जानते हैं। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है रामायण का समय, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का है विचार और वितर्क, बालकृष्ण भट्ट का है कालचक्र का चक्कर, और ईलाचंद्र जोशी का है साहित्य सर्जन। तो ये इनके निबंध संग्रह हैं, निबंध नहीं निबंध संग्रह है। तो इनको आप पता कर लीजिए बिल्कुल ध्यान से कि जो भारतेंदु है उनका है रामायण का समय, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है विचार और वितर्क, बालकृष्ण भट्ट का है कालचक्र का चक्कर, और ईलाचंद्र जोशी का है साहित्य सर्जना। तो ये सारे सारे महत्वपूर्ण निबंध हमें देखने को मिलते हैं। भारतेंदु के बारे में हमने शुरू में पढ़ा कि इनका जन्म 1850 में हुआ, 1885 में इनका देहांत हो गया। और दिल्ली दरबार दर्पण 1877 ईस्वी की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। और उदय पूर्वोदय 1877 ईस्वी की रचना है। कालचक्र 1884 ईस्वी की रचना है। रामायण का समय 1884 ईस्वी का समय है। और बादशाह दर्पण और कश्मीर कुसुम, ये दोनों के दोनों महत्वपूर्ण निबंध संग्रह में देखने को मिलते हैं। अशोक के फूल 1948 ईस्वी की रचना है। कल्पलता 1951 ईस्वी की रचना है। मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी की रचना है। विचार और वितर्क 1957 ईस्वी की रचना है। विचार प्रवाह 1959 ईस्वी की रचना है। कुटज
1964 ईस्वी की रचना है। साहित्य सहचर 1965 ईस्वी की रचना है। आलोक पर्व 1972 ईस्वी की रचना है। और ये सारी हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इनसे जो प्रश्न हैं स्वभावतः बनते हैं। अशोक के फूल 1948 ईस्वी की रचना है, और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एक निबंध है जिसको बार बार पूछा जाता है। और देखिए क्या है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में हुआ। 1914 ईस्वी में इनकी देहांत हो गया। देखिए, नए तरह का जुनून, देवताओं से हमारी बातचीत, राजा और प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, और क्या है, आत्मनिर्भरता, ईश्वर भी क्या ठठोल है। अगर हम ईला चंद्र जोशी के निबंध संग्रहों को देखें तो साहित्य सर्जना 1938 ईस्वी का निबंध है, और विवेचना 1943 ईस्वी का है, विश्लेषण 1953 ईस्वी का है, साहित्य चिंतन 1934 ईस्वी का हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण निबंध हैं ईला चंद्र जोशी के। हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनके निबंध संग्रह आलोक पर्व के लिए 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं देखिए, बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। इनको हिंदी का स्टील कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं, पश्चिम में एक व्यक्ति हुए थे स्टील नाम से, उनका पूरा जो नाम था वो स्टील कुछ था, तो उनका जो सरनेम था स्टील था, इसीलिए इनको हिंदी का स्टील कहा जाता है। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा जाता है। निम्न में से बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध है चंद्रोदय है या वैष्णवता और भारतवर्ष है, मेला ठेला, सूर्योदय है या आत्मनिर्भरता है। तो हमें बताना है कि कौन कौन से जो निबंध है बालकृष्ण भट्ट के निबंध हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ABC, ACD या ACE या CDE। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट के निबंध हैं। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है सबसे पहले 1844 ईस्वी में हुआ। 1914 में इनका देहांत हो गया। उपाधि इनको मिली है हिंदी का स्टील। इन्हें यह उपाधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है कि हिंदी का स्टील कहा जाता है। अंग्रेजी निबंधकार स्टील से समानता के कारण इन्हें दिया गया है। वहीं देखिए बालकृष्ण भट्ट के निबंधों की संख्या लगभग 1000 है, जो भट्ट निबंधवाला के 2 भागों में संकलित है। वहीं देखिए कलिराज की सभा बालकृष्ण भट्ट का पहला निबंध है, जो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। वहीं देखिए बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध है चंद्रोदय है, मेला ठेला है, आत्मनिर्भरता। तो ये तीनों के तीनों निबंध जो हैं बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। और बालकृष्ण भट्ट ने 1000 से अधिक निबंधों को मतलब रचा है, और इनकी जो पुस्तक है 2 भागों में संकलित है। सभी निबंधों का संकलन 2 भागों में किया गया है। वहीं देखिए बालकृष्ण भट्ट मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रणेता माने जाते हैं। यह वस्तु व्यंजक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। बालकृष्ण भट्ट जी के अन्य निबंध अगर हम देखें तो चारु चरित्र है, प्रतिभा है, आत्मनिर्भरता है, वेद क्या है, कालचक्र का चक्कर है, आंसू है, मुग्ध माधुरी है, कल्पना है, एक अनोखा स्वप्न है, देवताओं से हमारी बातचीत है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए। ये इनके निबंध है। देखिए रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंधों का प्रकाशन वर्ष के पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा हमें बताना है। तो देखिए क्या है, मिट्टी की ओर है, रेती के फूल है, उजली राख है, वट पीपल, वेणु वन। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि जो जितने भी निबंध हैं उनका प्रकाशन कब हुआ है। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर के निबंधों को देखें तो मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी का निबंध है, रेती के फूल 1954 ईस्वी का निबंध है, उजली राख 1956 ईस्वी का निबंध है, वेणु वन 1958 ईस्वी का निबंध है, और वट पीपल 1961 ईस्वी का निबंध है। तो देखिए क्या है, पहले मिट्टी से शुरुआत हुई 1946 में, फिर रेत बन गया 1954 में, फिर उजली राख मतलब फिर रेत से क्या हो गया, राख बन गया 1956 में, फिर वेणु वन 1958 में, फिर वट पीपल 1961 में।
तो ये सारे के सारे जो निबंध हैं उनको याद करने के लिए हम कुछ ट्रिक लगा सकते हैं। और देखिए क्या है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में हुआ, 1974 में इनका देहांत हो गया। उपनाम इनका था समय, सूर्य तथा अधैर्य के कवि। अधैर्य का कवि भी इनको कहा जाता था। उपनाम इनका था सूर्य तथा अधैर्य का कवि, ठीक है। समय भी कहा जाता था। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान हमें देखने को मिलती है। और देखिए, रामधारी सिंह दिनकर के अन्य निबंध अगर हम देखें तो अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी की रचना है। हमारी सांस्कृतिक एकता 1956 ईस्वी की रचना है। राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय एकता 1958 ईस्वी की रचना है। धर्म, नैतिकता और विज्ञान 1959 ईस्वी की रचना है। साहित्य मुखी 1968 ईस्वी की रचना है। और आधुनिकता बोध 1973 ईस्वी की रचना हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी जो रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण रचनाएं थी। रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय निबंध के लिए 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी काव्य के लिए 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है और सम्मान भी हम कह सकते हैं कि मतलब साहित्य का जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान है वह है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसी से अंतः प्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है और चली चलेगी। जानवरों को इसकी ज़रूरत नहीं। कविता क्या है निबंध में यह पंक्ति किस उपशीर्षक से ली गई है? तो ये जो पंक्ति है कविता क्या है इस निबंध से ली गई है। तो बताना है कि जो उपशीर्षक है इसका सब टाइटल है वह क्या है। सभ्यता के आवरण और कविता, काव्य और व्यवहार, या कविता की आवश्यकता या कविता पर अत्याचार। तो देखिए, कविता की आवश्यकता इस उपशीर्षक से ली गई है। तो इसका जो उत्तर होगा ये यही होगा। कविता क्या है निबंध में रामचंद्र शुक्ल का निबंध है और इसका जो प्रकाशन हुआ था 1909 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। यह निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। कविता क्या है? यह से निबंध में शुक्ल जी ने काव्य शास्त्रीय मान्यताएं प्रस्तुत की है। इसमें काव्य शास्त्रीय मान्यता में रसवाद और लोकमंगलवाद का जो संलयन शुक्ल जी ने किया है उसी को यह निबंध मूर्त रूप देता है। तो इसमें बताया गया है कि कविता जो है वह है क्या चीज़, उससे होता क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस निबंध में बताने की कोशिश की गई है। वहीं देखिए, भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद और रसात्मक शोध, रसात्मक बोध के विविध रूप। ये सारे के सारे जो काव्य संग्रह है ना, मतलब निबंध जो हैं ये सारे के सारे इसमें संकलित है। कविता क्या है में तो इसमें ये सारे के सारे जो है संकलित है। देखिए क्या कविता क्या है निबंध में शुक्ल जी ने 14 प्रकरण उठाए हैं। पहला है कविता क्या है, दूसरा है सभ्यता के आवरण और कविता, कविता और सृष्टि प्रसार, फिर है मार्मिक तथ्य, फिर है काव्य और व्यवहार, फिर है मनुष्यता की उच्च भूमि, फिर है भावना या कल्पना, मनोरंजन, फिर है सौंदर्य, फिर है चमत्कारवाद, फिर है कविता की भाषा अलंकार, कविता पर अत्याचार, फिर है कविता की आवश्यकता। तो इन 14 टॉपिक्स को उठाया गया है कविता क्या है निबंध में शुक्ल जी के द्वारा और इन पे ही चर्चा की गई है। तो आपको मौका मिले तो इस निबंध को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इसमें आपको कविता के बारे में नए डायमेंशंस, नई चीज़ों को जानने की मतलब बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। और क्या देखिए, हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंधों को प्रकाशन वर्ष के पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये जो प्रश्न है इसका क्या होगा, पगडंडियों का जमाना होगा, सदाचार का ताबीज होगा, या ठिठुरता हुआ गणतंत्र होगा,
वैष्णव की फिसलन होगा, तुलसी चंदन घिसे, या नीचे दिए विकल्पों में से। तो हमें बताना है कि इसका जो सही विकल्प होगा वह क्या होगा, तो आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ना वही ये होगा। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध है पगडंडियों का जमाना सबसे पहले लिखा गया है। ठीक है, पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी का है। फिर है पहले पगडंडियों पे चलो, फिर है सदाचार का ताबीज पहनो 1967 ईस्वी का है। फिर है वैष्णव की फिसलन 1967 ईस्वी का है। फिर है ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 ईस्वी का है। फिर है तुलसी चंदन घिसे 1986 ईस्वी का है। तो पहला क्या है, पहला है पगडंडियों का जमाना 1966 का है, सदाचार का ताबीज 1967 का है, वैष्णव की फिसलन 1967 की है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 का है, तुलसी चंदन घिसे 1986 का है। तो ये सारे जो हैं महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो इनको आप देख लीजिए। और देखिए क्या है, हरिशंकर परसाई जो है, हरिशंकर परसाई 1924 में इनका जन्म हुआ और 1995 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ठीक है, हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ, 1924 में, और 1995 में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। जैसे उनके दिन फिरे 1963 ईस्वी में। ठीक है, जैसे उनके दिन फिरे जो रचना है 1963 ईस्वी की है। फिर है शिकायत मुझे भी है 1970 ईस्वी की रचना है। अपनी अपनी बीमारी 1972 ईस्वी की रचना है। विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 ईस्वी की रचना है। भूत के पाँव पीछे 1983 ईस्वी की रचना है। बेईमानी की परत 1983 ईस्वी की रचना है। सुनो भाई साधो 1983 ईस्वी की रचना है। कहत कबीर 1987 ईस्वी की रचना है। हंसते हैं रोते हैं 1993 ईस्वी की रचना है। पाखंड का अध्यात्म 1998 ईस्वी की रचना है। आवारा भीड़ के खतरे 1998 ईस्वी की रचना है। प्रेमचंद के फटे जूते भी इन्हीं की रचना हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी जो है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वहीं देखिए हरिशंकर परसाई जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ व्यंग लेखक माने जाते हैं। और देखिए क्या है, इन्होंने जीवन के जिन क्षेत्रों में भी विसंगतियां देखी उन पर करारा प्रहार किया है। स्थितियों के प्रतिष्ठ भोग और आक्रोश जगाकर पाठकों को सोचने के लिए विवश किया है। और देखिए क्या है, उनकी रचनाएं एक और दो पाठकों का मनोरंजन करती और दूसरे और सुधार के लिए वातावरण तैयार कर साहित्य की उपयोगिता को बढ़ाती है। हरिशंकर परसाई जी ने समाज, राजनीतिक, धर्म आदि सभी क्षेत्रों में व्यापक विसंगतियों का अपनी व्यंग रचनाओं में व्यक्त किया है। उनके व्यंग अत्यंत चुटीले, प्रभावकारी होते हैं, जिनका उद्देश्य विसंगतियों को दूर करते हुए व्यवस्था में सुधार लाना है। तो ये सारी जो हैं महत्वपूर्ण रचनाएं हमें देखने को मिलती है। और देखिए क्या है, एक प्रश्न और है, निम्न में से प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित निबंध कौन कौन सा है। तो देखिए निबंध दिया गया है, सदाचरण है, दात है, मनोयोग है, ईश्वर की मूर्ति है, यमलोक की यात्रा है। तो बताना है आपको, ऑप्शन दिया गया है, तो आपको बताना है कौन कौन से जो निबंध है इनके हैं। तो देखिए प्रताप नारायण मिश्र के जो निबंध हैं वह कौन कौन से हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र का जो जन्म है 1856 में इनका जन्म हुआ, 1894 में इनका निधन हो गया। प्रताप नारायण मिश्र के देखिए निबंध कैसे हैं, धोखा है, दात है, बालक है, वृद्ध है, आप है, बात है, खुशामद है, भौ है, नारी है, मनोयोग है, मुच्छ है, परीक्षा है, समझदार की मौत है, नास्तिक है, टेंड जानी शंका, सब काहू, होली है अथवा होरी है, ईश्वर की मूर्ति और घूरे की लत बिने। ये सारे जो हैं प्रताप नारायण मिश्र के महत्वपूर्ण निबंध हैं। वही देखिए सोने का डंडा और क्या है, कनातन के ढोल बांधे, अपव्यय, वृद्ध, दान, जुआ। ये सारे जो हैं इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं। वहीं देखिए प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा है। तो हिंदी का एडिशन जो है प्रताप नारायण मिश्र को शुक्ल जी ने कहा है। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का पहला संकलन निबंध
नवनीत नाम से प्रकाशित हुआ था। और देखिए प्रताप नारायण ग्रंथावली शीर्षक से प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का संग्रह प्रकाशित है, जिसमें निबंधों की संख्या 191 मानी जाती है। और देखिए क्या है, विषय की दृष्टि से उनके निबंधों में विविधता है। आत्मव्यंजन निबंधकार के रूप में प्रताप नारायण मिश्र प्रसिद्ध हैं। और देखिए क्या है, शैली की दृष्टि से प्रताप नारायण मिश्र ने वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक तथा हास्य व्यंग्यपरक निबंध लिखे हैं। तो ये सारे जो निबंध थे प्रताप नारायण मिश्र के निबंध थे और अति महत्वपूर्ण निबंध माने जाते हैं। तो देखिए ये जितने भी निबंध मैंने आपको इस स्लाइड में दिखाए हैं सारे इम्पोर्टेंट निबंध हैं। अगर आपको टाइम मिले तो टेलीग्राम पे भी जाइए, वहाँ पे मैंने आपको इसकी PDF शेयर की है, आप वहाँ पे इसको रिवाइज़ कीजिए 2-3 बार और चीज़ों को बार बार रिवाइज़ कीजिए। देखिए क्या है लाला श्रीनिवास दास का जो जन्म है 1851 में हुआ, 1907 ईस्वी में इनका निधन हो गया। भारत खंड की समृद्धि और सदाचरण इन्हीं के निबंध है। राधाचरण गोस्वामी 1859 से 1925 ईस्वी के निबंध। यमलोक की यात्रा भी इन्हीं का निबंध है। और देखिए क्या है, तो यही सारे महत्वपूर्ण निबंध थे। और ये जितने भी मैंने पॉइंट्स इसमें शेयर किए हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मैंने देखे हैं कि PYQs में कहीं ना कहीं हर साल इनसे 3 या 4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं किसी न किसी रूप में। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को तैयार कर लेंगे तो आपके जो 4 या 5 प्रश्न हैं यहीं से तैयार हो जाएंगे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होगा। तो आपको जिस भी सीरीज़ पे, जिस भी यूनिट पे अगला क्लास चाहिए हो या टॉपिक पे, जिस भी टॉपिक पे चाहिए हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं और चीज़ों को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे और कंटेंट चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारे रिवीजन पर्पज़ से मैंने इतना सारा PDF शेयर कर रखा है कि अगर आपने कोई भी नोट्स नहीं बनाया है तो अगर आप उन नोट्स को ही केवल 4 या 5 बार पढ़ लेते हैं या मेरी वीडियोज़ को ही 2 से 3 बार फास्ट फॉरवर्ड मोड में करके देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इनफ हो जाएगा। तो पेपर 2 के लिए, हिंदी साहित्य के लिए आप साहित्य गुरु चैनल के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को एक नया आयाम या एक नया स्तर प्रदान कीजिए। और आप लोग जो री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट, और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते और तैयार करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन। धन्यवाद।